सबसे पहले तो जो आप मिसिंग हो गए थे और जो आपके साथ जुल्म किया इस इम्पोर्टेड सरकार ने, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। तो ये रिसीविंग है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये लेटर लिखा गया था। अभी ये सारे झूठ, जी रशिया ने तो बड़ा, पुतिन ने तो मुझे स्माइल दे दी, क्या मतलब है स्माइल दे दी? आप लोग चोरी भी करते हैं। और ये भी इल्जाम है कि 2000 बोतलें, हाँ, एक बोतल की कीमत 40 रुपए है, पानी की बोतलें। आप जो है इम्पोर्टेड सरकार हो, आप जो है किसी और की ईमा पे आए हुए हो, आप अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, अपनी चोरियां बचाने आए हो। और ये सिंध के वो बने हुए हैं कि जी भुट्टो जिंदा है, अल्लाह माफ करे, बुखलाहट का शिकार हैं। इन्हें पता है कि ये इक्तदार आखिरी है, अवाम ने जूतियां मार दी हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो बुरा भला कहना है। सूरी साहब, क्लियर पिक्चर आप लोगों की तरफ से भी नहीं है ना? मीडियम का टोला, ये सारे मुफाद परस्त टोला, सारे मुफाद परस्त हैं, सारे मुफाद किसी के साथ नहीं बैठेंगे। सबने, इमरान खान ने शुरू दिन से कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा। अवाम अब ये बिजली के बिल नहीं दे सकती, अवाम अभी सर्दी आ रही है, डार फैक्ट्री इज वर्किंग। हाँ, सबसे बड़ा मुसीबत तो हमारे दौर में आई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वो साइफर जिसे मुत्तहदा हुकूमत कल तक साइफर ही नहीं मानती थी, अब मिसिंग साइफर की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। यानी एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तो वावेला मचाया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले इस साइफर की हैसियत के ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क उठाने वाली यही मुत्तहदा गवर्नमेंट थी। तो ये वो वाला इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसके ऊपर आज के नेशनल डिबेट में बात करना जरूरी है। साथ साथ उन असीरों की बात कर लेते हैं जो माजी में मुस्तकिल अपने आप को असीर कहलाते थे, अब रिलीफ पाते हुए दिखाई देते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की दरख्वास्त मंजूर हो गई है पासपोर्ट वापसी की। इतलात ये हैं कि कुछ दिन बाद वो लंदन जाएंगी और ये भी इतलात हैं कि वापसी पर अपने वालिद साहब के हमरा पाकिस्तान वापस आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बनी गाला में एक बड़ा इजलास तलब किया। एक 1-on-1 उनकी मुलाकात भी हुई शेख रशीद साहब से और उन्होंने लॉन्ग मार्च के लाहे अमल के ऊपर हतमी मामलात को तय कर लिया है। लॉन्ग मार्च की नौयत क्या होगी, फाइनल कॉल की एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कब लॉन्ग मार्च किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मोटिव के ऊपर अब बुनियादी तौर पर निचले सतह के पार्टी मामलात को किस अंदाज से डील करने जा रही है। तो ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आज की नेशनल डिबेट में जानना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम खान सूरी साहब। मैं साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और PTI बलूचिस्तान के सदर जनाब कासिम खान सूरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये साइफर भी मिसिंग होता है? आई मीन, आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि साइफर भी मिसिंग हो गया? सबसे पहले तो जो आप मिसिंग हो गए थे और जो आपके साथ जुल्म किया इस इम्पोर्टेड सरकार ने, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और शुक्र है कि हक और सच बोलने वाला एक दफ़ा फिर मैदान में उसी तरह सरगर्म है जिस तरह आप पहले थे। बहुत शुक्रिया। मरासला तो पहले ये मानते ही नहीं थे और आपको पता है कि मरियम सफदर साहिबा जो मशहूर ज़माना, जिनको इतना खूबसूरती से झूठ बोलना आता है, वो तो कहती थी ये है ही नहीं है तो झूठ है, ये तो आया ही नहीं है, झूठ है, ये ऐसी कह रहा है, वो कर रहा है। और अब जी ये 30 आखिरी ये जो माह की 30 तारीख है, इसमें इन्होंने जो कैबिनेट की जो मीटिंग बुलाई है फेडरल अपनी हुकूमत की, और उसके अंदर तो इन्होंने साइफर का नंबर तक भी शो कर दिया अभी जी। इसका मतलब है कि था। हाँ। और एक और चीज़ है, वो अभी भी है, मौजूद है वो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 12 मार्च को जब मैं एक्टिंग स्पीकर था, मैंने खुद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो मरासला जो है वो भेजा है। चीफ जस्टिस साहब की जो रिसीविंग है वो वाला लेटर दिखाइएगा जरा, वो आप दिखाना चाहते हैं।
वो जरा दिखा और वो भी आप दिखा दें कि जो 30 को जो इन्होंने बकायदा साइफर का उसमें नंबर तक लिखा हुआ है, अभी जो इनकी लास्ट मीटिंग हुई है जी। ये देखें, ये हमारे नाज़रीन अगर देख सकें तो ये रिसीविंग है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये लेटर लिखा गया था और ये साइफर जो है उन्होंने रिसीव किया है, मतलब आप लोगों की तरफ डी क्लासिफाई हुआ। जी हाँ। अच्छा, और दूसरा कैबिनेट डिवीजन ने रिसीव किया, आप ये कह रहे हैं? देखें, फॉरेन ऑफिस ने कैबिनेट डिवीजन को भेजा, कैबिनेट डिवीजन ने जो है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को भेजा वजीर आजम के कहने पे, और उसके बाद एज ए एक्टिंग स्पीकर वो वहाँ पे असद कैसर ने भी दिखाया जब वो थे और उन्होंने रिजाइन किया, फिर मैं एक्टिंग स्पीकर था, मैंने बाकायदा दिखाया, और वो साइफर जो है उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा कि इस पे जो है एक आप जुडिशल कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करें कि किस तरह एक बाहर का मुल्क हमारे सफ़ीर को धमका रहा है। 7 मार्च को 8 मार्च को यहाँ पे जो है कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है और 7 मार्च को वो पहले से एक दिन पहले ही कह रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसकी 22 करोड़ आबादी है, उस मुल्क के वज़ीर आज़म को कह रहा है कि उसको हटाओ। और वो क्यों गया है रशिया? अभी ये सारे झूठ, जी रशिया ने तो बड़ा, प्यूटिन ने तो मुझे स्माइल दे दी, क्या मतलब है स्माइल दे दी? उसके अंदर क्यों भी लिखा है साइफर के अंदर कि क्यों रशिया गया वो, और वो क्या वो यहाँ के रियासत के तमाम इदारों के को इत्माद में लेने के बाद वज़ीर आज़म गए थे, और वो पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के लिए गए थे कि पेट्रोल और डीजल और गंदम जो है वो 40% सस्ती मिल रही थी, हिंदुस्तान भी लेता है, उसके लिए गए हुए थे। और ये कहते हैं कि जी क्यों गया, और नहीं रशिया तो पुतिन तो मुझसे बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो इस सैफर के बारे में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? इनकी मंतक है। आप देखें शुरू दिन से जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, वज़ीर आज़म थे, वो शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि मैं NRO2 नहीं दूंगा। आपने देख लिया NRO2 जब ये गवर्नमेंट गुलामी करके आई, अमेरिका की रिजीम चेंज का सिलसिला शुरू हुआ, मुदाखलत हुई, उसके बाद जी यहाँ पे हुक्मनामे आए, यहाँ पे खरीदो फरोख्त हुई कौमी असम्बली के अंदर, लोटा करेसी हुई, और उसके बाद किस तरह हमारे इत्तेहादी एकदम चले गए, सारी दुनिया को पता है। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि पहले तो ये मानते नहीं थे मरासला आया हकीकत, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये कैसी बनाना रिपब्लिक है बन गई है कि 74 साल बाद भी इस मुल्क के अंदर जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी है, जिस दिन शहबाज शरीफ पे 16 अरब रुपए की FIA में उसको उसी दिन जो है ना वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। फिर सागदार साहब आ गए। फिर मैं आपको बताता हूँ, इनका जो बेटा था वो जो कुकड़ी वज़ीर आला बना हुआ था, वो जो माफिया का, वो भी एक माफिया का जो है हेड छोटा सा बना हुआ था, पूरे पंजाब 65% आबादी का, उसको बना दिया जी। और वो बड़ा जी मैं तो खादिम आला का बेटा हूँ और ये हूँ वो। जिस दिन रजीम हम जीते पंजाब इलेक्शन, वो जनाब साहब फिर भाग गया लंदन। ओ भाई आओ ना, खिदमत करो लोगों की, एक दिन नहीं है बैठ सकते हैं। अब आपने देखा कि ठोस सबूत होने के बावजूद एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसमें बाइज्जत भरी, आप देखें वो हुकूमती वकील जो है वो पेश ही नहीं हो रहा और उसके मुंह में जबान ही बंद हो गई है। जब प्रोसिक्यूशन वीक हो गई, प्रोसिक्यूशन ही नहीं है ना, वीक हो गई। वीक कैसी हुई? इसलिए कि इन्हीं की हुकूमत है, और वो चाचा जो है ना वो कैसे उसके खिलाफ करे? वो तो दोनों मिलके, आप देख रहे हैं जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर कैसे वो समझा रही है कि जजेस को जो है नहीं ये नहीं करनी, ये नहीं करना, उनको मैं वो कर लूंगी, राम कर लूंगी या क्या कर लूंगी। तो वो अब उसको पासपोर्ट भी मिल गया, एक मिनट, अब वो फिर जा रही है। तो मैं समझता हूँ एक इश्तिहारी जो है, जो जिसने कोर्ट के अंदर पेश किया हुआ है, स्टाम्प पे लिख कर दिया हुआ है एफिडेविट कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी वजीर आजम के लिए, जो 3 दफा का वजीर आजम था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, वो जी दोबारा से जहाज में बैठ के आ रहा है, PM के जहाज में, और आते साथ वो दोबारा वजीर खजाना बन गया। दोबारा से जी वो ड्रामा किया गया, पहले मुफ्ता के दौर में डॉलर गिर रहा है, अभी ये मसीहा कोई आ गया है, पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है। 30,000 अरब रुपए ये पहले भी वजीर खजाना रह चुका है। जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो मकरूज था ये मुल्क। चलें इसके ऊपर तो हम बात करते हैं इसाक डार साहब के ऊपर। सबसे पहले इधर आ जाए ना जी, वो कहते हैं कि जी साइफर डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है, इल्जाम किसके ऊपर है? इमरान खान साहब के ऊपर है। आप लोग चोरी भी करते हैं, और ये भी इल्जाम है कि 2000 बोतलें, एक बोतल की कीमत 40 रुपए है, पानी की बोतलें, वो आप जाते हुए उठा के लेके गए हैं। ये मरियम बीबी बोल चुकी हैं।
इसके ऊपर क्या कमेंट देखें, इनको सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पहले कहती थी मेरी तो ये कोई जायदाद ही नहीं है, लंदन क्या पाकिस्तान में भी नहीं है। फिर 21 साल की उम्र में इसके भाई ने कहा कि यही मालिका है, ठीक है, टीवी टॉक शो में अब बैठ के उसने कहा कि यही है। और अब जी ये है, पंजाब में फ्रंटमैन थे, अरबों रुपए की चोरी, उधर से चोरी शुरू हुई, आखिर में पता चला 2000 पानी की बोतलों का इल्जाम लगा रही है चोरी का। टोटल कीमत 80,000 बनती है। साइफर जिसको कहती थी कि है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, इसके बयान है टीवी में, सारी कौम देख रही है। खान साहब बकायदा लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अपने जलसों में भी दिखा रहे हैं कि कितने झूठे हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। और ये इनका हाल है। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि साइफर मैंने खुद पढ़ा है, साइफर एक हकीकत है। हम खुद इन्होंने खुद अब वफाकी काबीना की कैबिनेट में 30 सितंबर को इन्होंने जो इजलास बुलाया उसके अंदर बकायदा साइफर का नंबर भी लिख दिया। तो मैं तो ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हमने 12 मार्च का भेजा हुआ है, खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि इसके जो है वो तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह एक हुकूमत जो है वो मुंतखब हुकूमत को किस तरह के दूसरी एक गैर मुल्की जो है वो एक आम पोस्ट का आदमी असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी है, वो आपको जो है आपके सफीर को बुला के सामने उसको धमकाता है और उसको कहता है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाओ वरना हम जो है संगीन नताइज। सूरी साहब, कल को अगर जुडिशल कमीशन बनता है जी हाँ और तहकीकात होती हैं तो आप लोग फेस करेंगे? तो तहकीकात जब होंगी, मुझे तो क्या बल्कि मैं बोलता हूँ या अल्लाह करे कि इस मुल्क में इस साइफर पे तहकीकात हो, अल्लाह करे कि पता चले पूरी कौम को कि किस तरह, देखें मुल्क छोटे और बड़े पूरी दुनिया में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करे। हिफाजतों की, सरहदों की पाक अफवाज हिफाजत कर रही होती है, नज़रियात की भी हिफाजत कर रही होती है। आपका वज़ीर आज़म है जो मुल्क चला रहा है, जो 22 करोड़ अवाम की इस तरह बेइज्जती कोई नहीं कर सकता कि कोई भी अगर बड़ा मुल्क है तो वो आपके सफ़ीर को बुलाए और उसको कहे कि मुंतखब वज़ीर आज़म को आप हटाओ और उस अदम एतमाद की तहरीक से हटाओ, वरना जो है आपके मुल्क को संगीन नताइज से गुजरना पड़ेगा। देखें, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क इसलिए तो नहीं बना है ना कि हम ज़हनी गुलाम रहे इस मुल्क के अंदर। ऑडियो लीक्स आप सबके सामने है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी हमारा सेफ नहीं है। अब तो वो मानना शुरू हो गया है, खुद शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि अगर मैंने बात की है मरियम के दामाद के हवाले से तो इसमें मैंने क्या बात की है, क्या गलती की है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारे मुल्क में इदारों को सबको सोचना चाहिए कि किस तरह एक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बातचीत रिकॉर्ड हो रही है और उसके बाद वो रिलीज़ कर रहा है कोई और, तो कोई मुल्क का वज़ीर आज़म किस तरह के आपके साथ कोई इस तरह की कोई सीक्रेट बात कर सकता है? क्या कोई बात इस तरह की रह सकती है दो मुल्कों के दरमियान में? एक मुल्क का वज़ीर आज़म आता है इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म बैठ के अगर बात करता है तो क्या अभी ये होगा कि वो वज़ीर आज़म आपको बुलाएंगे बाहर? तैयब उर्दगान अभी कहेगा कि आप तुर्की आओ, ईरान का कहेगा कि आप ईरान आओ, तेहरान आके बात करो। ये देखें, बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो भी है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई सर कि जो रोना रोते हैं महंगाई का टीवी पे आके और पीछे से कहते हैं कि पेट्रोल को महंगा कर दो, वो सबने सुन लिया है। पेट्रोल सस्ता कर दिया। अल्लाह माफ करे, इतना सफेद झूठ, इतना कॉन्फिडेंट हो के और इतने मेकअप के साथ और इतने स्टाइल के साथ मैंने नहीं देखा जिंदगी में किसी को। अच्छा, अब सूरी साहब देखें, अब खान साहब का जो बयानिया है वो ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है दैट इज ड्यू टू योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी ये बात है। लेकिन अब डार साहब बाय एनी मीन्स पाकिस्तान में है, आते ही उन्होंने 12 रुपये 12.5 रुपये पेट्रोल नीचे किया है। तो आपका जो नैरेटिव खड़ा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसको तो डेंट पड़ेगा कि वो आते ही चीज़ें कम करना शुरू हो गए हैं, डॉलर आपका कमज़ोर हो रहा है, रुपया। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है कि जब तक आपका सियासी इस्तेकाम नहीं आए, किसी भी मुल्क में इक्तिसादी इस्तेकाम नहीं आ सकता। हमारे दौर में हमने आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया में था, कोविड सदी का कोविड, उसको एक ऐसे तरीके से उस चैलेंज को निपटा कि दुनिया ने पाकिस्तान की नकल की, हमने बाहर की नहीं की, और बाकायदा दुनिया के 3 बेहतरीन ममालिक में पाकिस्तान का नाम आया। हमने अपनी मईशत भी बचाई और अपनी गरीब आवाम की जिंदगियां भी बचाई। सही, ठीक है। अब आपके सामने हैं कि कैसे सियासी इस्तेकाम आएगा। एक पार्टी का जो 2 दिन पहले
वजीर खजाना था मुफ्ता इस्माइल, वो खुद कह रहा है, टीवी पे कह रहा है मुफ्ता है या मुफ्ता है जो भी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे लिए भी उनका नाम करेक्ट किया है। तो वो खुद कह रहे हैं कि ये किस तरह इन्होंने सस्ता कर दिया पेट्रोल, हमने तो IMF से कहा हुआ है कि नहीं करेंगे हम, और ये आते साथ कर रहा है, ये खुद डील जो IMF से हुई भी है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो जब एक पार्टी के अंदर ही सियासी इस्तेकाम ना हो तो मुल्क में क्या आना है। ये 12 रुपए का इन्होंने जो धोखा दिया हुआ है, हमारे दौर में 105 रुपए तक गया फी डॉलर बैरल जो है पेट्रोल, और आज जो है वो 87 से बल्कि 84 रुपए फी बैरल पे आया हुआ है। तो हमारे दौर में 150 रुपए का था आपके सामने डॉलर, अभी जो है वो इन्होंने किधर से किधर पहुंचा दिया है। 150 रुपए लीटर हम दे रहे थे पेट्रोल, अभी 224 रुपए, मुझे अच्छी तरह याद है 145 50 पे दे रहे थे हम, और महंगा तरीन कीमत थी उस जमाने में डॉलर के हिसाब से फी बैरल पूरी दुनिया में मिल रहा था। आज सस्ता तरीन हुआ हुआ है, लेकिन आपने फिर भी प्राइस क्या रखी हुई है। तो लेकिन वो अगर इसी रिलीफ पे कारबंद रहते हैं सागदार साहब, IMF आपके नैरेटिव को तो डेंट लगेगा ना। जो भी इनके साथ डील किया है, पेज नंबर 2 पे उन्होंने लिखा हुआ है खुद कि ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन हुकूमत है, और पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर अपोजिशन में है इमरान खान साहब। वो इन्होंने खुद IMF कह रहा है इनको, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने इनको कहा है, बिल्कुल। ने कहा। तो मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम इस टाइम सबसे ज़रूरी है, और वो एक ही तरीके से आ सकता है कि फ्री एंड फेयर फिल फॉर इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, और इलेक्शन के बाद जो भी अवाम फैसला करे वो आए, और इस पाकिस्तान जो मुश्किलात में है उसके लिए एक 5 साला प्लान हो उसके पास, उस पर अमल दरामद हो, और उस तरह जो है ये मुल्क ये डिबेट हम इसको हम ब्रेक के बाद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मरियम बीबी को पासपोर्ट मिलना, उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाना, अब इतलात ये हैं कि वो लंदन जा रही हैं, और ये भी इतला है कि लंदन से अपने वालिद मोहतरम के साथ पाकिस्तान वापस आएंगी। तो अगर ये वाला सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो आप लोग इसको किस तरह गेज करते हैं? हम और पूरा पाकिस्तानी कौम इसको NRO2 कहती है, और इस इम्पोर्टेड सरकार ने जो NRO2 लिया ये उसी के नतीजे कि जो सबसे बड़ा जो चोर है वो आज़ाद होते जा रहे हैं। नैब के कानून खुद ही कौमी असम्बली में चोर बैठ के वो जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, और 50 करोड़ से नीचे की चोरी को चोरी नहीं मान रहे, और अपने लिए तमाम कानून साफ कर दिए हैं, सारे रेफरेंसेस खत्म हो रहे हैं, सब खत्म हो गए हैं। आप देख तो रहे हैं कि वहाँ पे सरकार की तरफ से जो वकील है उसकी ज़बान ही बंद हो गई है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, और वहाँ से पर्चियाँ मिलती जा रही हैं, वो पास होते जा रहे हैं, पासपोर्ट भी मिल रहा है, वो आ भी जाएगा। तो कौम को क्या मिल रहा है? कौम को महंगाई के पहाड़, ये भी देख रहे हैं कि हम अवाम में हैं, जलसे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, कौम को आगाही दी जा रही है, कौम खड़ी हो गई है। पंजाब के बाई इलेक्शन में आपने देख लिया कौम ने PDM और इस जमातों को किस तरह मुस्तरद किया। आज ये जा नहीं सकते रोडों पे। लंदन में आप देख लें, कहीं पे भी अल्लाह माफ़ करे, कहीं पे भी बाहर मुल्क जाते हैं तो इनके साथ क्या हाल होता है वो आप सबके सामने है। राइट, एक आपकी इजाज़त से ब्रेक लेना, 3 रोज़ ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आना है हमने, तो हम पूछेंगे कि इंतख़ाबात जो कि खान साहब का बुनियादी मतमह नज़र रहा है हमेशा से कि फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शंस 2022 में होने की बात कर रहे थे, मुतालबा भी यही था। अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर और नवंबर के बारे में शेख रशीद साहब पेशन गोई कर रहे हैं कि अक्टूबर जो है बड़ा खूनखार होगा और नवंबर जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो अगर ये 2 महीने इन्हीं चमगोइयों में गुजर जाते हैं तो आम इंतखाबात जो कि फेयर एंड फ्री होने लगे थे वो कब होंगे? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं कासिम खान सूरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। सूरी साहब, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़कर गया जी, इंतखाबात, आम इंतखाबात, आपके अपने डिज़ायर्ड एंड डिमांडेड आम इंतखाबात 2022 में तो नहीं होते हुए दिखाई देते? देखें, 10वां महीना शुरू है, 3 महीने का तो इंटरम सेटअप आएगा अनाउंसमेंट के बाद, तो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो उसमें मुतवक्का है इंशाल्लाह 2023 के अंदर। इसलिए कि 3 माह तो आपको पता है कि जो भी आएगा वो निगरान सेटअप भी आता है इसके अंदर।
और इससे पहले जब हमारी हुकूमत थी तो सारी अपोजिशन की जमातें जी ये तो धांधली से आए हैं, ये तो नायल हैं, नकम्मे हैं, सिलेक्टेड हैं, और ये तो असम्बली जो है वो अछूत है, वो मौलाना के बकौल। तो आज जब उनका बेटा वज़ीर बन गया है तो असम्बली भी सही हो गई है, हर चीज़ सही हो गई है। वो इलेक्शन 2018 के अब उस पर भी इनको कोई एतराज़ नहीं रहा है। अब जब ये NRO 2 लेके बैठ गए हैं उस कौमी असम्बली में, जो कहते थे अपोजिशन के बगैर तो असम्बली नहीं चलती, जब मैं स्पीकर होता तो अपोजिशन को ज़्यादा टाइम दो, और हमने रिकॉर्ड टाइम ज़्यादा दिया। आज जब वो बेंच खाली इनको लगते हैं तो इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो टायर के गाड़ी के दोनों पहिए दे रखी है। हाँ, वो उसको शर्म नहीं आती। अभी मैं आपको क्या कहूँ, नहीं आप कहें ना, क्या कहना है, जो इतने बड़े लोटा वो जो है वो इनसे मिला हुआ है, इनका गुलाम दर गुलाम, उस वो क्या बोल सकता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आज इस असेंबली की क्या हैसियत है जिसके अंदर अपोजिशन ही नहीं है। ये तो कहते थे अपोजिशन के बगैर असेंबली की खूबसूरती, जमहूरियत का हुस्न अपोजिशन होती है। तो आज किधर है? लेकिन आप लोगों ने कंडीशनलाइज कर तो दिया है कि आप लोग असेंबली जा सकते हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि ये तो पहले मानते ही नहीं थे सैफर। हम तो कह रहे हैं कि आप जो है इंपोर्टेड सरकार हो, आप जो है किसी और की ईमा पे आए हुए हो, आप अवाम की खिदमत के लिए नहीं आए, अपनी चोरियां बचाने आए हो। आपने तो कानून चेंज किया, 1100 अरब रुपए अपनी चोरियां बचा ली। इस मुल्क के अंदर तो गरीब जेलों में है। आप मुझे बताएं सैलाब ज़दगान का क्या हाल है? वो टीवी पे सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है, और आप यकीन करें मुझे नींद नहीं आई जब मैंने जिस दिन देखा है। वो एक बुजुर्ग जो है सिंध में रोड पे खड़ा होके वो सिंधी जबान में कह रहा है कि हमारे साथ क्या हो गया है, मेरे बच्चे, मेरा घर तबाह है। और वो बिलावल को पुकार रहा है, जरदारी को बता रहा है कि भुट्टो ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ, और वो बुरा भला बदवाएं दे रहा है। और उसके बाद उसका एक सीन आप देखें, उसको मारा जा रहा है, उसको कीचड़ में उसको बांधा हुआ है जानवरों की तरह। इंसानों के साथ ये जानवरों वाला जुल्म 21वीं सदी, इस सदी में भी हो रहा है। और ये सिंध के वो बने हुए हैं कि जी भुट्टो जिंदा है, अल्लाह माफ करे, इतना जुल्म। अब ये जुल्म आप मुझे बताएं, अगर कोई और हमारी हुकूमत होती, वो उस बूढ़े शख्स को चीजें मुहैया करती, उसको कोई ठिकाना उसको देती कि हम हैं अभी भी, हम आपकी हिफाजत करेंगे, ना कि उसको मार रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो इनकी ये हरकतें हैं, जिस तरह ये दिखा रहे हैं इस टाइम, और जो अवाम में शऊर आ रहा है ख्वातीन में, उसको मौलाना साहब क्या कह रहे हैं टीवी पे बैठ के एक प्रोग्राम के अंदर, जी मैं सुना है, वो आपने सुना है। और जो नौजवानों को क्या लकब दे रहे हैं, नौजवानों को क्या लकब दे रहे हैं। और तो मैं समझता हूं कि ये बुखलाहट का शिकार हैं। इन्हें पता है कि ये इक्तदार आखिरी है, अवाम ने जूतियां मार दी हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो बुरा भला कहना है। सूरी साहब, क्लियर पिक्चर आप लोगों की तरफ से भी नहीं है ना? हमारी तरफ से आप लोगों ने कहा कि हमने फाइनल, सुनिएगा ना मेरा सवाल सुनिएगा, आप लोगों ने कहा कि हमने फाइनल कॉल देनी है। बहुत सारे रहनुमा, मैं असद कैसर साहब का तज़किरा कर देता हूँ, उन्होंने लास्ट थर्सडे को कहा था कि कमिंग थर्सडे से पहले फाइनल कॉल का ऐलान हो जाएगा। आज भी खान साहब जब कोर्ट जा रहे थे, आपने देखा है कि हमारी तमाम लीडरशिप और जो लीडर हैं हमारे, इमरान खान साहब किस तरह कानून की पासदारी करते हैं, किस तरह अदालतों का एहतराम करते हैं, और हमेशा खुद पेश हो रहे हैं, जाके माफ़ी भी मांगी है। और आज भी अदालत जा रहे थे तो साफ़ियों ने सवाल किया, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा। और ये लास्ट कॉल होगी, और इस कॉल पे इंशाअल्लाह जो हमारी हिकमत अमली है उसके प्लान शेयर नहीं कर रहे किसी के साथ। अच्छा कर रहे हैं, प्लान शेयर नहीं कर रहे। अच्छा, और ये लेकिन ये फाइनल कॉल की बात आप लोग पिछले 4 महीने से कर रहे हैं। वो जो बात सुने, ये ओछे लोग जिस तरह 25 मई को इन्होंने जुल्म किया, हम नहते लोग, हम पाकिस्तान का झंडा, PTI का झंडा लेकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारते हुए हम आए, और जिस तरह औरतों को जुल्म किया, और जिस तरह शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, कंटेनर लगा के रोका लोगों को, तशद्दुद की इंतहा इन्होंने की, घरों पे छापे मारे। आपने देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा गया, कोई औरत की कोई इज्जत नहीं, कोई इंसानों की नहीं। तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर जिस तरह हम ही पे केसेस बनाए गए, मुझ पे, आप पर, साफी जो सच बोल रहे थे मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए, हमारे चैनल को आगे ले गए, चैनल को बंद कर दिया, आगे ले गए, इलीगली अबडक्ट किया, 18 घंटे तक जो कुछ किया वो मैं बिल्कुल आपको जो है देखें, अब मुश्किल वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में,
लेकिन जो मुश्किल वक्त से सीखता है और आगे जाता है और अपने टारगेट पे रहता है, आपका बड़ा कॉज है, पाकिस्तान का कॉज है, इस मुल्क को सही करने का कॉज है, और इज्जत भी मिलती है उसमें अपनी ज़ात पे जितनी भी परेशानियां आती हैं, मैं समझता हूँ कि वो बंदा सह लेता है, इसलिए कि हमने इस मुल्क को सही करना है। मुझ पे भी केसेस हैं, मेरे भाई को भी मारा गया, मेरे घर पे भी फायरिंग हुई, डराया जाता है, धमकाया जा रहा है, सब कुछ किया गया। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? हम कोई इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि चोरियां अपनी बचाएंगे, नैब से फिर कानून चेंज कराएंगे जब इमरान खान आएगा, ये तो ये कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, मैं मुत्तहदा गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये लोग स्टेट क्राफ्ट से टक्कर लेना चाहते हैं, और स्टेट क्राफ्ट यानी आपकी रियासती मशीनरी हो गई, हुकूमत हो गई, और कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और इनको अगर बात करनी है तो जाएं F9 पार्क में बैठकर धरना दे दें, हमें कोई एतराज नहीं। देखें, तो आप लोग की कॉल किस लेवल की कॉल होगी? देखिए, हमारी कॉल तो निकल रही है, कॉल होगी, अवाम आएगी उसके अंदर, ठीक है। और आज जो पेट्रोल महंगा है, आप सबके सामने, दुनिया में सस्ता हो गया है, यहाँ पे क्या हाल है, बिजली के रेट क्या कर दिए हैं आप देखें, 3 गुना ज्यादा बिजली कर दी है। हम भी तो दे रहे थे, हम भी तो 4-5 महीने पहले मुल्क चला रहे थे। हमारे खिलाफ तो जी ट्रेन में बैठ के आ रहा था बिलावल जरदारी, उसको तो हमने आने दिया। मौलाना साहब आए, धरने दिए, महंगाई महंगाई, और जब खुद आए तो महंगाई के पहाड़ तोड़ दिए। अवाम ने फर्क देख लिया 5 महीने में। ये जो तजर्बाकार अपने आप को कहते थे, वो जो समझते थे कि जी चैंपियन है, ये तो जी सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है शहबाज शरीफ, हाँ। उसकी शोबाजियां भी आते ही सब ठीक कर देंगे, आते ही ठीक कर देगा, और बड़ा फेवरेट है, ब्लू आई है। वो ब्लू आई हम सब ने देख लिया कि उसको, उसकी जो बोंगियां भी देख ली, जो वो उसने बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, UN सेक्रेटरी जनरल के साथ जो उसने जो कहा कि हम हाथ मिलाते हुए जी बस हमें दे दें, हम तो चोरी नहीं करेंगे इसमें से। ये क्या हो रहा है? वो कान में उसको जो है माइक नहीं, उससे लग रहा है टांगे फंसा के कभी कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो मैं समझता हूँ ट्रेनिंग का फुकदार है ना, ट्रेनिंग नहीं, वो पंजाब में जिस तरह इसने चलाया, 3 दफा वहां पे रहा, बड़ा भाई ऊपर, छोटा भाई नीचे, खानदानों की, फिर खुद आ गया वजीर आजम, तो फिर बेटे को बना दिया वहां पे कुकड़ी को। तो मैं समझता हूं कि सारी कौम ने देख लिया, सारी कौम ऐसे भी और ऐसे भी तौबा कर रही है इनसे, इन चोरों से कहती है किसी तरह जान छूट जाए। जिस तरह वो गरीब सिंध का बदवाएं दे रहा था और उसके बाद ये मार रहे हैं, आपको भी मारा, लोगों को डरा रहे हैं। देखिए अब लोग नहीं डर रहे, लोग नहीं डर रहे। आप डर गए हो? मैं आपके सामने पूछ रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अपनी ओपिनियन नहीं डरे, पूरी कौम नहीं डरी। मेरी ओपिनियन अपनी जगह पर है। आपकी इजाजत से एक मैं ब्रेक ले रहा हूं, आपकी इजाजत से ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमने टाइमिंग की बात करनी है। देखिए, किसी भी मामले पे आपको जब स्ट्राइक करना होता है तो उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस टाइम को लैप्स कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो फिर आपका नाम लेने वाला तारीख में वो कम ही रह जाते हैं, खाल रह जाते हैं। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी इस सारी सिचुएशन में पीटीआई की, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं कासिम खान सूरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। सूरी साहब, एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के स्ट्राइक बैक करने की या हिट बैक करने की। अगर आप लोग टाइम पे स्ट्राइक बैक नहीं करते तो फिर उसका खमियाजा पब्लिक तो भुगत ही रही है, आप बतौर पीटीआई भी भुगतेंगे, और अब आपके हाथ से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें निकल भी जाएं। तो इस टाइमिंग को कैसे गेज कर रहे हैं आप लोग? देखें, आप अवाम जो भुगत रही है वो सबसे अहम है इस टाइम। जो महंगाई के पहाड़ हैं, और ये तो खुद बैठे हुए हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, कोई वॉशरूम्स बना रहा है, कोई जाके 90 लाख रुपए के बैग्स खरीद रहा है, कोई क्या कर रहा है, इनको तो नहीं इस चीज़ की फिक्र। कोई जो है झूठ बोल रही है, फिर वहाँ पे कह रही है नहीं पेट्रोल बढ़ाएं अंकल। तो ये तो इन चक्करों में लगे हुए हैं, अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं, अपने आप को धुला रहे हैं, अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं हर चीज़ से, और ये सारा सिलसिला कर रहा है। अवाम क्या कर रही है? अवाम हमारे दौर में भी तो था, एक्सपोर्ट हमारे दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, लोगों को पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा नौकरियां दी, ज़राअत 4.4 के रेशो से बढ़ रहा था, 4 बड़ी फसलें तारीखी जो है रिकॉर्ड बम्पर उनकी जो है पैदावार हुई। आपके सामने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हमने किया, आपने देखा ज़र मुबादला सबसे ज़्यादा हमारे दौर में आया। हर चीज़ को हम सही कर रहे थे, खुद इंसारी की तरफ जा रहे थे, बचत कम कर रहे थे, एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ था, लोगों को सहूलत दे रहे थे,
उसके बावजूद ये NRO 2 की कहानी कहां से आई? ये इसलिए आई कि इमरान खान कह रहा था मैंने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी है, मैंने किसी की डिक्टेशन नहीं लेनी, मैंने अपने मुल्क की अवाम के लिए फैसले करने हैं। इनको क्यों लाया गया? इसीलिए लाया गया ना कि पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी ना हो। पाकिस्तान में एक ऐसी रिजीम जो 70 सालों से वही बड़े ख़ानदान चले आ रहे हैं, जो चोरियां करते हैं, माफिया मांगते हैं, बूट पॉलिश करने में मास्टर्स हैं, उनको दोबारा लाया गया। अवाम अब वो वाली अवाम नहीं रही कि सह लेगी। लेकिन सूरी साहब, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल एंड फेयर एनफ, इस सारी सिचुएशन के अंदर 2-3 चीजें तो हमें माननी पड़ेंगी ना। देखें, अब कोई भी शख्स चाहे वो इक़्तिदार में हो या किसी जगह पर बैठा हो या इक़्तिदार में बाहर हो और इक़्तिदार में आना चाह रहा हो, तो उसको सारे फ्रंट्स तो नहीं खोलने होते। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्रंट सब खुल गए। अब 2 चीज़ें तो हैं ना, या तो आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या PMLN के साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या आपकी नेशनल यहाँ पर जितनी मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ, या इंटरनेशनल। तो ये सबके अगेंस्ट जाके आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पार कॉरिडोर में कैसे आ सकते हैं? जितनी भी सियासी पार्टियां होती हैं, उनकी ताकत अवाम होती है। कोई नाम से नहीं, ऐसे तो बहुत सी सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। अवाम के पास गए हैं, मुकदमा अपना लेकर गए हैं, गुलामी नहीं माननी है, हकीकी आज़ादी हासिल करके लेनी है, तहरीक चला रहे हैं हकीकी आज़ादी की इस मुल्क के अंदर। वो मुल्क जो 57 इस्लामिक ममालिक में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना, वो मुल्क जिसका फ़लसफ़ा इलामा इकबाल की खुदी था, शाहीन था, वो मुल्क जो कायदे आज़म ने इसलिए हासिल किया 2 कौमी नज़रिए से कि मुसलमानों के लिए मुल्क चाहिए, हम अपने इस्लाम की तालीमात पर ज़िंदगी बसर करें, वो मुल्क जिसके फाउंडर ने खुद कहा कि इजराइल को वो मगरिब का नाजायज़ बच्चा तस्वुर है और जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करना, और पासपोर्ट पे लिखा है, आज जाके यहाँ से वफ़द जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये हम सबके सामने है कि किस तरह अभी आप देख रहे हैं जो इन्होंने कौमी असम्बली में जो बिल पास किया जिन्स के हवाले से, और बाकायदा मजहबी जमात का, जमीयत उलमा इस्लाम का खुद सेनेटर जब अदालत में पेश होता है तो वो खुद कहता है कि हाँ जी हमने तो इस बिल के हक में वोट दिया था। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? ये वही मगरिब की चीज़ें वो गुलाम हुकूमत को बिठा के मनवाई जा रही हैं जो इमरान खान नहीं मानता था। वो एब्सोल्युटली नॉट कहता था, वो कहता था मैंने नहीं आपको बेसिस देने, मैंने जो है अगर ड्रोन पाकिस्तान पे भी आया तो मैं उस ड्रोन को गिरा दूंगा। खुददारी की बात कर रहा था, कहता था बराबरी की बात करो, गुलामी और आका का रिश्ता नहीं चाहिए हमें। हम ठीक है छोटे मुल्क हैं, अमेरिका बड़ा मुल्क है, दूसरा कोई और मुल्क है, लेकिन इज्जत के साथ अपनी अवाम की मुफाद में हम आपसे डील करेंगे, ना कि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। देखें, हम किसी भी उस जमात के साथ जिसका लीडर चोरियां करके आया हो, कोई 10% के नाम से मशहूर हो, और कोई जो है वो NRO अभी 2 में फिर ये सारे किस लिए लिया है इन्होंने, किस लिए? ये भी तो हुकूमत में बैठे हुए हैं। कोई पीपल्स पार्टी क्या अलग है इनसे? तो पीपल्स क्या सिंध का हालात सही हो गए हैं? PMLN के साथ नहीं बैठेंगे। देखें मैं आपको मैं क्रॉस डायसेक्ट करना चाह रहा हूं, PMLN के साथ नहीं बैठेंगे। मैं एक बात बताएं, हम सबको एक नजर से देखते हैं, PDM का टोला, ये सारे मुफाद परस्त टोला, सारे मुफाद परस्त हैं, सारे मुफाद किसी के साथ नहीं बैठेंगे। सबने किस तरह बैठेंगे? आप इलेक्शन कराएं ना, उसके बाद अवाम के पास आई एम टॉकिंग अबाउट द टेबल टॉक, यानी कि आपको बिठाया जाए, जैसे सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मसालियत की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक ही हमारा एक टारगेट है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात का फिल फॉर ऐलान किया जाए। 2022 में तो नहीं होता है, 2022 में सबको पता है कि 2 महीने रह गए हैं। और आप ऐलान करें, आपका जो है ना चीफ इलेक्शन 2022 में चीफ इलेक्शन कमीशन को बदलें, आप जो है वो निगरान हुकूमत लाएं, और उसके बाद हम 2000 जाएं अवाम के पास। 2022 में इंतखाबात ना होने में साथ है किसी हद तक किरदार आप लोगों का भी है कि आपने लिंगर ऑन किया, सारे प्रोसेस लिंगर ऑन नहीं किया। इमरान खान ने शुरू दिन से कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। साफ जाहिर है, साइफर से हक और सच जाहिर हो गया कि अमेरिका ने किस तरह सफीर को बुला के कहा क्या कि इमरान खान जो वज़ीर आज़म है इसको अदम एतमाद की तहरीक से हटाओ, और धमकी भी दी कि संगीन नताइज देखने पड़ेंगे, अगर हटा दिया तो माफ कर देंगे। तो क्यों हटाओ? इसीलिए कि वो नहीं मान रहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था उसने, वो नहीं दे रहा था ना इनको NRO, उनके चैतों को नहीं दे रहा था NRO, अगर जो गुलाम है उनके। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर 2023 के अर्ली क्वार्टर एज एक्सपेक्टेड बाय यू के अर्ली क्वार्टर में इंतखाबात हो जाएंगे, नहीं होते और अगस्त 2023 आ जाता है, तो फिर तो आप लोगों की मूव जो है, देखें हम तो अवाम किस तरह सफ़र करेगी आप मुझे बताएं।
अवाम अब ये बिजली के बिल नहीं दे सकती। अवाम अभी सर्दी आ रही है, सर, डार्क फैक्टर इज वर्किंग। हाँ, आपकी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अफरा तफरी है, सैलाब है, लोगों तक कुछ भी नहीं है। सैलाब के जब पैसे मांगने जाता है तो कहते हैं हम चोरी नहीं करेंगे। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक दिखाए जा रहे हैं, वडेरों के घरों में जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं इस हालत में किस तरह सर्वाइव करेगा ये गरीब आदमी। सबसे बड़ा मुसीबत तो हमारे दौर में आई थी, आपका कोविड आया था, उससे हम निपटे। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट टेक्निकली। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि बड़े आप वाइज हैं सारे मामले में। एक चीज ये है कि 2 अगस्त 2023 तक चीजें लिंगर ऑन हो जाती हैं, फॉर इंस्टेंस सपोज कर लेते हैं, और इस दौरान जो डार साहब आए हुए हैं, जिस तरह आते ही उन्होंने विद इन फ्यू डेज प्राइसेस नीचे की हैं, और अगर ये इसी तरह कंसिस्टेंट करते जाते हैं तो आप लोग तो बड़े डैमेज को फेस करेंगे। व्हाट आई एम सेइंग, पार्टी के अंदर ही जो इससे पहले 3 दिन पहले का जो वजीरे खजाना था वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है। इनके पास कोई वो अगर ये हाँ एक काम है, सस्ता भी कर सकते हैं, चोरी के पैसे वापस ले आए बता दें, माफी मांग लें कौम से, इमरान खान भी माफ कर देगा, सारे पैसे ले आए, कर्जे माफ कराएं इस मुल्क के, आए जी बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह, संभालें। वेरी राइट जनाब कासिम खान सूरी साहब एक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, आप तशरीफ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फौतीन कोर ऑफ द क्रक्स, जनरल इलेक्शंस अर्ली क्वार्टर्स में हो, टाइम पे हो या पहले हो, अर्ली इलेक्शंस हो, लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो नैरेटिव है पीटीआई का वो अपनी जगह पर बिल्ड हो रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी मजीद टाइम दिया गया या सामने वालों ने टाइम बाय करने की कोशिश की तो हालात ज़रा मुख्तलिफ सिमत में होंगे। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।